कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में देख लिया था और कुछ क्वेश्चंस आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला रहेगा हम लोगों का वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का एक फिगर मैंने यहाँ पे डाल रखा है और उस फिगर को लेके वहीं समझते हैं हम लोग कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। सो दिस इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। यू कैन फाइंड वेन डी ग्राफ जनरेटर ओवर हियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेन डी ग्राफ जनरेटर करता क्या है, किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप डिफाइन कीजिएगा और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब शॉर्ट टर्म करा रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ उतना बात हो रहा है जितने से आपका काम हो जाए, जितने से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ 5 मार्क्स के लिए। पूरे डिटेल में क्लासरूम में पढ़ाई होती है और यहाँ पे सिर्फ हम लोग कवर करेंगे कैसे आप जल्दी से जल्दी इसको 5 नंबर के लिए लिख पाएंगे। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर की। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अ वेन डी ग्राफ जनरेटर a Venn diagram generator a Venn diagram generator a Venn diagram generator is used to create very high potential difference up to several million volts। है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के काम आता है। क्या करना है उतने हाई पोटेंशियल डिफरेंस का, तो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के काम में लिया जाता है इसको। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों कराना है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर जाके हम लोग किसी एटम को तोड़ के देखना चाह रहे हैं या कोई भी न्यूक्लियर रिसर्च करने में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जाता है। तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। हालांकि आजकल ये यूज में नहीं है, दिस इज आउटडेटेड सिस्टम। इसके जगह पे पहले ये यूज किया जाता था, इसके जगह पे अब साइक्लोट्रॉन, जो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो साइक्लोट्रॉन, तो आजकल पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पे साइक्लोट्रॉन का यूज किया जा रहा है। कैसे काम करता है ये, बहुत आसान वर्किंग है इसकी। उससे पहले हम लोग समझते हैं एक एक चीज को। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, पहले इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं वो हम लोग देखते हैं। ये एक मेटेलिक स्फीयर है और ये जो दिख रहा है आपको ये है पुली, इसको मैं P1 बोल देता हूँ और इसको P2 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ये नाइलॉन का रहता है, यानी ये इंसुलेटर टाइप रहता है, ठीक है। यहाँ से ये बैटरी से यहाँ पे एक मोटर भी लगा रहता है, ये बैटरी से ये मोटर इसको घुमाएगा। बैटरी से कनेक्टेड है ये मोटर और मोटर चलेगा तो ये पुली को घुमाएगा। जैसे आपने आटा पीसते हुए देखा है, तो आटा पीसने में 2 चक्कियाँ रहती है, उसके ऊपर ऐसे बेल्ट घूमता रहता है ऐसे, तो ये इस पे ऐसे घूमता रहेगा। और ये नाइलन का है, नाइलन मतलब ये इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे ये P1 P2 बोल दिया, 2 पुलीज है, ये मोटर है और ये बैटरी है। यहाँ पे एक बैटरी रखी हुई है, यहाँ पे ये बैटरी इसको चार्ज देने के काम में आएगा। और ये मेटेलिक स्फीयर है, होलो मेटल स्फीयर, ठीक है। और ये हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग ब्रश या मेटल ब्रश, यहाँ पे नीचे भी है ऊपर भी है। तो ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पहला प्रिंसिपल इसका ये रहता है कि डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस। ये जो शार्प एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये शार्प एजेस, ये ऐसे ऐसे शार्प एजेस जो दिख रहे हैं कॉम्ब के, मेटेलिक ब्रश के या मेटेलिक कॉम्ब के, तो ये शार्प एजेस से डिस्चार्जिंग एक्शन इसका पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल इसका है रिसीविंग एक्शन, रिसीविंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस। 2 प्रिंसिपल इसके रहेंगे, यहां से डिस्चार्ज करेगा और यहां से रिसीव करने का, ठीक है। इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज भी कहते थे, कोरोना डिस्चार्ज।
आगे बात करेंगे हम लोग इस पे, थोड़ा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। पहले कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल का कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, और उसके बाद ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये उसमें नहीं लिखना है। ये जो मैं आप समझा रहा हूं कि किसी भी मेटल को अगर चार्ज दिया जाए, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज उसके सरफेस पे जाता है, वो चार्ज उसके सरफेस पे जमा होता है, और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही जीरो हो, लेकिन पोटेंशियल अंदर का कितना होता है इस पे बात कर लेते हैं। तो अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे रहता है। भी सरफेस और भी इनसाइड ये बराबर रहता है, ठीक है। तो किसी भी अगर मेटेलिक कंडक्टर को या मेटेलिक होलो स्फीयर को अगर चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज उसके सरफेस पे जमा होता है, ठीक है। अगर ये इसका शेप ऐसा ना रह के ऐसा रहे, ऐसा, तब क्या होगा? चार्ज अगर दिया जाए तो यहां पे तो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन चूंकि यहां पे ये शार्प एजेज पे चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाता है क्योंकि इसकी रेडियस कम है। आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो एरिया कम तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका एरिया कम है, यहाँ पे रेडियस कम मतलब एरिया कम, तो एरिया कम तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो शार्प एजेस पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे एक समान रहती है। अगर स्फीयर है तो एक समान चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाता है, लेकिन अगर इसका शेप कुछ ऐसा है, शार्प एजेस हैं, तो शार्प एजेज पे बहुत ज्यादा चार्ज आ जाते हैं क्योंकि इनका एरिया कम है, और एरिया कम तो सिग्मा ज्यादा मतलब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा। अब हम यहां पे समझते हैं यहां पे ये क्या होता है, यहां पे समझते हैं हम लोग यहां पे क्या होता है एक्चुअली में। यहां पे ये बैटरी से चार्ज दिया जाता है, चार्ज जाता है इस मेटेलिक कॉम पे। मेटेलिक कॉम को मैं यहां बना लेता हूं, ऐसे मेटेलिक कॉम है, तो यहां से जब चार्ज जा रहा है तो चार्ज यहां बहुत ज्यादा जमा हो गया, शार्प एजेज पे बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है। अभी मैंने बताया कि शार्प एजेज पे जो चार्ज आता है वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज जमा होने के कारण ये जो बेल्ट है और ये ब्रश है या कॉम्ब है, इसके बीच में कुछ गैप रहता है। यहाँ पे ये मिला कर रखा है लेकिन गैप रहता है थोड़ा सा। तो गैप में क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, एयर के एटम मिलेंगे, एयर के एटम। तो ये क्या करता है, ये शार्प एजेस के पास ये एयर के एटम मिलेंगे। एयर के एटम पे ये इतना पॉजिटिव हो गया है कि एयर के न्यूट्रल एटम से यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो नेबरिंग है एटम, ये पॉजिटिव हो जाने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसके पास पॉजिटिव, फिर ये जो नेबरिंग है ये पॉजिटिव हो जाने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस तरह से इन कॉम्ब के जरिए चार्ज का ट्रांसफर होकर बेल्ट पे पहुंच जाता है चार्ज। तो बेल्ट पे आ गया, और बेल्ट क्या है, इंसुलेटर है, बेल्ट है इंसुलेटर। तो बेल्ट तो खुद चार्ज को कंडक्ट नहीं करा सकता, लेकिन यहां से जब पुली घूमेगा, ये जब ऐसे घूमेगा तो यहां का चार्ज चला, अब यहां पे फिर वही एक्शन होता है, रिसीविंग एक्शन होगा, और ये वाला कॉम्ब यहां से चार्ज लेके मेटेलिक स्फीयर पे फैलाएगा। और जब यहां पे बेल्ट चला तो यहां पे बेल्ट के पास कोई चार्ज नहीं है, यहां से बेल्ट चार्ज लेके चला, यहां से बेल्ट चार्ज लेके चला, लेकिन जब यहां पहुंचा तो यहां पे फिर से कॉम्ब है या ब्रश है, ये ब्रश उसी प्रिंसिपल से जहां से इसने डिस्चार्ज किया था, जैसे उसी एयर के थ्रू ये वापस रिसीव कर लेगा और चार्ज को, और मेटल को चार्ज दिया जाए तो वो कहां जाता है, चार्ज स्फीयर पे। तो इस तरह से स्फीयर पे चार्ज जमना शुरू हो जाएगा। और यहां से जब ये बेल्ट फिर घूम के आएगा तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, फिर चला ये चार्ज लेने, यहां आएगा फिर चार्ज होगा, फिर लेके जाएगा यहां चार्ज दे देगा। और इस तरह से ये प्रिंसिपल लगातार, ये बेल्ट लगातार घूमता रहेगा और यहाँ पे चार्ज जमा होता रहेगा और यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज हाउ वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क्स। तो इसमें खास बात क्या है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के काम आता है, सेवरल मिलियन वोल्ट। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कोरोना डिस्चार्ज बोल सकते हैं आप, या डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ मेटेलिक कॉम्ब या ब्रशेस, मेटल ब्रश, या शार्प एजेस बोल सकते हैं आप।
और रिसीविंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस या कलेक्टिंग ब्रश, ऐसा बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि यहाँ पे ये बैटरी है जो मोटर को चलाएगा, मोटर के चलने से ये पुली चलेगी, ये पुली P1 है, ये पुली P2 है। ये जैसे आपने आटा पीसने वाले में देखा है, जैसे ये उस पे जो ये कन्वेयर बेल्ट रहता है वैसे घूमते रहता है, वैसे ही ये भी घूमता रहेगा, ये मोटर घुमाएगी इसको। और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी इस शार्प एजेस को चार्ज देगी। ये चार्ज हवा के थ्रू ट्रांसफर होगा बेल्ट पे, और बेल्ट चूंकि घूम रहा है तो ये चार्ज लेके जाएगा यहाँ पे, और फिर ये वाला कॉम उस चार्ज को रिसीव करके मेटल पे देगा, और जब यहाँ से घूमेगा बेल्ट तो फिर चला चार्ज लाने। इस तरह से ये काम करता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो दिस इज हाउ वैन डी ग्राफ जनरेटर वर्क्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक चीज मैंने जो छोड़ा था पिछले क्लास में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख देते हैं तो क्या होता है। तो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है जो गेस्ट पेपर में, वो है electric dipole placed in uniform electric field। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है गेस्ट पेपर का पहले यूनिट का। यहां पे एक मैंने बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे मैंने थीटा एंगल पे, यहां पे -q है और यहां पे +q है, एक डायपोल को रख दिया, और बीच का डिस्टेंस 2l होता है, आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल थीटा एंगल बना रहा है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखते हैं हम लोग, एजम्पशन आपको वही करना पड़ेगा। एजम्पशन क्या करना पड़ेगा कि लेट ए बी इज अ डायपोल, ये है A और ये है B। लेट ए बी इज अ डायपोल whose dipole moment is P is equal to 2ql। डायपोल मोमेंट हमेशा इतना ही लिखा जाएगा, P equal to 2ql। Let AB is a dipole whose dipole moment is P is equal to 2ql is placed in an uniform electric field such that the dipole makes an angle theta with the direction of electric field। हिंदी वाले लिखेंगे, मान लिया कि या सपोज AB एक डायपोल है जिसको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2ql है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये लिखेंगे हिंदी वाले इस तरह से। अब इधर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। Whenever a charge is placed in an electric field, it experiences a force। और वो फोर्स कितना होता है, अगर चार्ज प्लस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। और चार्ज निगेटिव है तो उस पर भी फोर्स इतना ही लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, इधर ये लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। हाँ, आप फोर्सेज को ऊपर नहीं लगा सकते, नीचे नहीं लगा सकते। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के अपोजिट। ये मैग्नीट्यूड के साथ लिख देता हूं, -QE। अच्छा, अब मुझे ये बताया जाए कि इस डायपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स कितना है। द नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू QE, और F ड्यू टू -Q है -QE, तो नेट फोर्स तो हो गया 0। अगर फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स 0 है। और अगर फोर्स 0 हो गया तो डायपोल कोई लीनियर मोशन नहीं करेगा, मतलब डायपोल आगे नहीं जा सकता। कभी भी कोई भी पार्टिकल कैसे आगे जाता है, जब उस पर नेट फोर्स है, इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इस साइड लग रहा है। तो नेट फोर्स 0 हो जाने के कारण इस पे कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन क्या ये घूम सकता है, इस पे टॉर्क काम करेगा। अगर दो फोर्सेज हैं, एक कपल ऑफ फोर्स, और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो टॉर्क क्रिएट होता है। जैसे साइकिल का हैंडल, ऐसे साइकिल का हैंडल आपने पकड़ा है
और बीच में ये डिस्टेंस है। जब आप घुमाएंगे इसको, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे साइकिल का हैंडल ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों एक कपल ऑफ फोर्स बना रहा है। सो यहाँ पे देखिए ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका पॉइंट का नाम दे देता हूं C। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। सो यहां से लिखना पड़ेगा आपको एज नेट फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाने के कारण एक्सेलरेशन भी 0 है, लेकिन यहां पे कपल ऑफ फोर्स है, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसीलिए ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो टॉर्क, इस पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क टॉ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। फोर्स तो हमको पता है, कोई भी फोर्स ले सकते हैं QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं, ये निकालना है। तो ये BC निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यहां पे हमको BC निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है और थीटा भी पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है? ये होता है साइन का रेशियो। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AB जो कि 2L के बराबर है। तो BC आ जाएगा 2L साइन थीटा के बराबर। ये आ गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क कितना होगा? टॉ इक्वल टू फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2L साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं। तो टॉर्क यहां से क्या हुआ? PE साइन थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसी को लिखा जा सकता है, चूंकि AB साइन थीटा को हम A क्रॉस B लिखते हैं, तो PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। सो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। हाँ, मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग गॉस लॉ की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट when electric dipole is placed in uniform electric field. सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, और बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि गॉस लॉ में एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये समझें कि एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी एरिया का नॉर्मल उसका एरिया वेक्टर होता है। जैसे अगर मैं इस बुक को ले लूं, तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर ऐसे, अगर मैं ऐसे ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, अगर ऐसे ले लूं तो एरिया वेक्टर ऐसे, अगर ऐसे ले लूं तो एरिया वेक्टर ऐसे। तो एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल लिया जाएगा। एरिया वेक्टर शॉर्टकट में बहुत समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। सिलेंडर में 3 सरफेस, इसको बोल देंगे हमने टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस है, और ये है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस आप इधर से लो या इधर से लो, 3 सरफेस होते हैं। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो ये कर्व्ड सरफेस, जो बीच वाला सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, ऊपर टॉप सरफेस और नीचे वाला बॉटम सरफेस। तो आप क्या, अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर बताइए, तो इस सरफेस का जो टॉप सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे। अगर इसका पूछा जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे, इस साइड पूछा जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे, इस साइड पूछा जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे। उसी तरह अगर ऐसे सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, या इसका एरिया वेक्टर ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे। इस तरह से एरिया वेक्टर हम लोग निकाला करेंगे। और सबसे आसान होता है स्फीयर का, क्योंकि सेंटर से निकालने वाला सब नॉर्मल ही होता है, तो कहीं से खींचिएगा सब एरिया वेक्टर रहेगा। स्फीयर का बहुत आसान रहता है। तो गॉस लॉ में हमको ज्यादा इन्हीं फिगर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। एनीवे, क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको उतना करना है जितने से आपका काम चल जाए।
हम लोग गॉस लॉ की तरफ आएंगे, उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे किसी विंडो से कितनी हवा आ रही है किस पे डिपेंड करेगा? एक विंडो के एरिया पे और हवा की इंटेंसिटी कितनी है उस पे। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिपेंड करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पे और एक एरिया पे। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि यहां से बोलते हैं हम लोग फ्लक्स जो होता है ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ई डॉट ए होता है। ठीक है, अगर छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये होता है ई डॉट डी ए, छोटे से एरिया के लिए। और गॉस ने क्या बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो इससे लिंक्ड होने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे फ्लक्स क्या होगा गॉस के अनुसार, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यानी गॉस के हिसाब से ये है फ्लक्स कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो इस सरफेस से लिंक्ड होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टोटल चार्ज के, जो अंदर में चार्ज है, टोटल चार्ज के 1/ε0 गुना होगा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहां पे फ्लक्स ये है और यहां पे फ्लक्स गॉस के अनुसार ये है, तो हम लोग दोनों को मिला के ये लिख देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल बंद सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ये हम लोग फ्लक्स का टोटल फॉर्मूला ले लेते हैं। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? देखिए फ्लक्स का यूनिट अगर यहां से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो फ्लक्स का दो यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो यूनिट, एक वोल्ट मीटर और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया। उसके बाद इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q, और एरिया को यहां पे लिख दिया। फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का होता है L2 और चार्ज का होता है AT। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ML3 T-3, ये T ऊपर जाकर माइनस कर देगा और A-1, ये हुआ फोर्स का MLT-2, एरिया का L2 और चार्ज का AT। सही है, ML3 ये L1 है, L2 है तो L3, ML3 T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 कर देगा और A ऊपर जाएगा तो A-1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करने पे। पहले गॉस लॉ को प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट तो हमने बोल दिया कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस एंड वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव phi इक्वल टू Q अपॉन ε0। जो उनका स्टेटमेंट था उसको प्रूफ करना है, phi इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ यहां पे एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं हम लोग स्फीयर के फॉर्म में। एक मैंने इमेजिनरी सरफेस लिया, इस तरह से लिया कि Q एकदम सेंटर पे है, Q सेंटर पे है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये R है। तो हर तरफ R होगा ये, तो ये हर तरफ R होगा। अच्छा लिखेंगे कैसे? Consider an imaginary surface in the shape of a sphere such that Q lies on its center। Q इसके सेंटर पे है और R रेडियस पे है। ठीक है, तो अगर R रेडियस है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? जो मैं लिखने वाला हूं वो मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। एरिया इसका हो जाएगा, किसी भी स्फीयर का एरिया 4/4πr², ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके कारण? तो Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे, यहां निकालिए, हर जगह तो एक ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए डिस्टेंस आर, ये कितना हो जाएगा? तो सबको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कहीं पे भी। अब एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं हम लोग, एरिया, ये वाला छोटा सा एरिया लिया और इसका एरिया वेक्टर इधर ले लिया मैंने, एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है। और प्लस चार्ज है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी देखिएगा सब आउटवर्ड रहेगा, यहां भी आउटवर्ड, हर जगह आउटवर्ड। तो कहीं भी लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 रहेगा। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, ठीक है। यहां पे आ गया। उसके बाद स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल एरिया डी ए। अभी हमने पढ़ा था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, हमने पढ़ा था। तो ई डॉट डी ए यहां पे देख लेते हैं, ई डॉट डी ए यहां पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही होगा, यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, बाहर निकाल लेते हैं। और कॉस 0 है तो ये लिख देंगे डी ए कॉस 0, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग, तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग ई डी ए कॉस थीटा, और ये किसके बराबर था? अगर आपने को फॉर्मूला ऊपर याद होगा तो ई डी ए, ई डॉट डी ए किसके बराबर था? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, ये था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट? यहां भी लिख सकता हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से देखिए ई और cos 0 1 हो जाता है, डी ए का इंटीग्रेशन आएगा a, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं मैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया कितना आया था हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, राइट साइड में तो उतना आ ही जा रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये लेफ्ट साइड वाला तो रहने देते हैं, लेफ्ट साइड वाला ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहने दिया जाए। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे? ये है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो हम निकाल रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, सो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जिसको कि हम फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे कितना बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या हम इसको फाई बोल सकते हैं? बिल्कुल, तो फाई बोल सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं गॉस लॉ को। कैसे प्रूफ कीजिएगा? सबसे पहले आप लिखिएगा कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्फीयर सच दैट Q लाइज ऑन द सेंटर। एक इमेजिनरी सरफेस बनाइए जो कि स्फीयर के फॉर्म में हो, इस तरह से कि Q इसके सेंटर पे हो, ठीक है। तो अगर स्फीयर है और Q सेंटर पे है तो हर तरफ की दूरी बराबर होगी, तो रेडियस r ले लिया। r लेने से इसका एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भी निकालिए, यहां पे निकालिए, यहां पे निकालिए, यहां पे निकालिए, हर जगह कितना आएगा? हर जगह आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर छोटा सा एरिया लीजिएगा तो उसका एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ, अभी मैंने पीछे बताया था स्फीयर में बड़ा आसान होता है, कहीं से खींचिए बाहर निकलता हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता हुआ होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, रख दिया 0 डिग्री। अब हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीए निकालते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीए को लिख सकते हैं ईडीए कॉस थीटा, ई कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, और डीए कॉस 0 1 होता है, डीए का इंटीग्रेशन ए आया, और ई का वैल्यू और ए का वैल्यू रख देने पे आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोल सकते हैं फाई। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉस लॉ में हम लोग क्या कर सकते हैं? गॉस लॉ में आपको 4 स्टेप होगा। क्या 4 स्टेप होगा? पहला स्टेप मोडस ऑपरेंडी। व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस का जो एप्लीकेशन करेंगे हम लोग गॉस लॉ का, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? तो सबसे पहले उसका मोडस ऑपरेंडी होगा कि एक ऐसा सरफेस, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना है। गॉसियन सरफेस कैसा होगा कि एक ऐसी सरफेस बनाएंगे हम लोग जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का सिमेट्री मिल जाए, थीटा की सिमेट्री। हो सकता है कई ऐसे सरफेस हो जहां पे सिमेट्री ना मिले, तो एक नहीं मिले तो हम उस सरफेस का 3 पार्ट कर लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे, जैसा पॉसिबल हो। फिलहाल तो बहुत तेजी में चल रहा हूं मैं। जैसे सिलेंडर आ जाए तो मालूम है आपको 3 सरफेस है, तो एक सिमेट्री तो मिलेगी नहीं, 3 सिमेट्री कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे टू फाइंड सिमेट्री ऑफ थीटा की सिमेट्री के लिए। दूसरा, फाइंड या कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैंने लिखा था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद तीसरा, कैलकुलेट टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज मतलब अंदर सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, कैलकुलेट टोटल चार्ज, क्यू करना है आपको कैलकुलेट। चौथा, अप्लाई कर देना है, अप्लाई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 4 काम करने हैं हमको। तो पहला देख लेते हैं एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या है मैं देख लेता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन है द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बहुत आसान है ये। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है आपको। तो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, ये तो इसको क्या कीजिए, एक गॉसियन सरफेस को पहले इमेजिन करना है। पहला तो गॉसियन सरफेस को इमेजिन कीजिए इस तरह से कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री मिले, यानी थीटा की सिमेट्री आपको ढूंढनी है। तो r दूरी पर निकालना है। तो कैसे आप सरफेस ढूंढेंगे कि r हर जगह बराबर हो? तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान सा फिगर है, स्फीयर बनना चाहिए। तो इसको घेरते हुए आप एक स्फीयर बना दीजिए। तो पहले मैं फिगर ही बना लेता हूं। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ये हो गया स्फीयर आपका, ये चार्ज है और ये r दूरी पे, यहां भी r सेम है, r हर जगह r बराबर है। ठीक है, तो ये आपने गॉसियन सरफेस बना लिया पहले, यानी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, सच दैट r इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो हो गया। दूसरा काम आपको करना है कि अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लूं तो इसका एरिया वेक्टर मेरे ख्याल से ऐसे होगा। अगर ये भी तो r है तो यहां पे अगर एरिया वेक्टर लूं, छोटा सा एरिया लूं, तो एरिया वेक्टर ये होगा। और चूंकि प्लस चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलता हुआ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो कहीं भी निकालिए एक ही बात है, यहां निकालिए, यहां 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 हर जगह। तो एक छोटे से एरिया के लिए पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का निकल जाएगा। तो पहला इमेजिन कर लिया हमने। लिखना क्या, कैसे लिखेंगे आप? इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्फीयर सच दैट r इज सेम एवरीवेयर, ऐसा लिख देंगे। दूसरा आपको क्या करना था?
या लिख देंगे P इज ए पॉइंट, ऐसा, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे एक छोटा सा एरिया लिया dA, तो इसका एरिया वेक्टर यहां बाहर निकलता हुआ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड। पहला तो इमेजिन कर लिया, ठीक है, इमेजिन करने वाला जो मैंने बोला वो लिख दीजिएगा। दूसरा कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA आपको कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं, E dA cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहां पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकलता हुआ और एरिया वेक्टर भी बाहर, सो थीटा बिटवीन A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, E डॉट dA, और ये हो गया डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी कूलम लॉ से गॉस लॉ से कूलम लॉ को निकालिए, ठीक है। देख लेते हैं, अगर एक चार्ज मैं यहां पर रख दूं, इफ ए चार्ज Q2 इज प्लेस्ड ऑन P, देन इस पे भी एक फोर्स लगेगा, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये देखिएगा, F इज इक्वल टू QE, तो Q2 इंटू E, ठीक है। और अगर हम यहां से E निकालें तो क्या हो जाएगा, F अपॉन Q2 हो जाएगा। अब ये इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे कैसे। सपोज पॉइंट P पे एक चार्ज Q2 को रख दिया गया, सपोज ए चार्ज Q2 is placed on P, then it will experience a force F equal to Q2 into E। आपको बताया गया है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा जाएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स होगा F इक्वल टू QE। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड है Q2, तो Q2 into E, और यहां से E निकालेंगे तो F by Q2। अब हम E का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा F बाय Q2 इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये Q2 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप सबको मालूम है कि ये कूलम्स लॉ है। अगर वहां पे Q के जगह पे Q1 रहता है तो ये क्या आता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहां तक, और अगर इससे कूलम्स लॉ निकालने को बोले तो यहां तक। दिस इज डन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा आपका डेरिवेशन जो इस बार के लिए गेस हुआ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड straight wire of infinite length, यानी यहां पे एक ऐसे चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, और आपको बताया गया है कि अगर किसी लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है, Q चार्ज फैला हुआ है, तो उसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L, अगर पूरे लेंथ पे फैला हुआ है तो, और अगर पूरे एरिया पे फैला हुआ है तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, अगर पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है तो रो इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम, ऐसा। ठीक है, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका होता है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे पूरे लेंथ पे फैला है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पे L लेंथ पे पूरा फैला हुआ है, यहां से कोई पॉइंट है R डिस्टेंस पे P, यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दिस इज द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी है। पहला क्या, वी हैव टू इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। तो यहां पे कैसी गॉसियन सरफेस हम लोग बना सकते हैं, स्फीयर तो आएगा नहीं, कि अगर हम स्फीयर बना लें, सपोज हम स्फीयर बना लें,
ये स्फीयर बना लें तो यहाँ का कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है। तो हमको डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है, सिमेट्री चाहिए। तो सिमेट्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्फीयर बनेगा, तो जितना इधर आए हैं उतना ही इधर जाएंगे, यानी आर डिस्टेंस ही इधर जाएंगे, और ये बना एक स्फीयर। 3 सरफेस बने, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनने वाला है, टूथब्रश जैसा, ऐसा निकलता हुआ। अगर ऐसे घुमा देंगे तो ऐसा निकलता हुआ, टूथब्रश जैसा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे बना, ठीक है। अब देखते हैं कि एरिया वेक्टर, इसमें 3 सरफेस होते हैं, तो पहले लिखेंगे क्या कि इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सच दैट P लाइज ऑन द सरफेस। P सरफेस पे है। अब इसका एक सरफेस तो है नहीं, 3 सरफेस है। एक ये बॉटम सरफेस है, ये है टॉप सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस। तो ये एक ही चीज है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बदलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसे ही रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर बदलेगा। यहां का एरिया वेक्टर देखते हैं हम लोग, यहां का एरिया वेक्टर, अगर सरफेस टॉप सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे, तो यहां का एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा कुछ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यहां का एरिया वेक्टर ऐसे, यहां का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसे ही है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90। हाँ, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो लिखेंगे आप कि सिलेंडर के चूंकि 3 सरफेस है, फॉर टॉप सरफेस थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, टॉप सरफेस के लिए 90, बॉटम के लिए 90, कर्व्ड सरफेस के लिए 0 डिग्री, ठीक है। तो पहला काम आपने कर लिया है। दूसरा काम आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। दूसरा काम आपका, ये पहला काम हो गया, इमेजिन कर दिया, वो सब लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो ई डी ए कॉस थीटा को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। यहां पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई डी ए कॉस 90 टॉप के लिए, प्लस ई डी ए कॉस 0 कर्व्ड के लिए, प्लस ई डी ए कॉस 90 किसके लिए, बॉटम के लिए। 3 सरफेस थे, 3 पार्ट में बांट लिए इसको, 3 सरफेस 3 पार्ट में बांट लिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो ये लिखेंगे 0 प्लस ई तो कांस्टेंट है हर जगह, और डीए का इंटीग्रेशन ए cos 0 1, तो e इंटू ए, और यहां पे भी 0, तो e इंटू ए। अब इसका एरिया कितना होता है, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसका एरिया, अगर इसका ये ले लेते हैं हम लोग L, तो 2 पाई आर एल, तो E इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये हमने निकाल लिया क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ये हमने निकाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे ये निकला है मेरा ई डी ए कॉस थीटा, ये निकला है मेरा कितना, E इंटू 2 पाई आर एल, इतना निकला, ठीक है। तीसरा हमको काम करना था, टोटल चार्ज निकालना था, टोटल चार्ज। यहां पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, यहां पे टोटल चार्ज निकालेंगे, लेमडा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q अपॉन L, चूंकि पूरे लेंथ में फैला था, तो क्या हम यहां से Q निकालेंगे तो हो जाएगा लेमडा इंटू L, तो यहां पे हमने Q निकाल लिया। नाउ
फाइनल स्टेज। फाइनल में क्या करना है, अप्लाई कर देना है, अप्लाई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना निकाला गया है, निकाला गया है ई इंटू 2πr_l इक्वल टू क्यू कितना निकाला गया है, लैम्डा इंटू एल बते में एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो गया और ये ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, ई इज इक्वल टू इसको 4π बना लिया जाता है, इसको कर लेंगे 2π और इसको कर लेंगे 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर न्यूमेरिकल बनाने के लिए। फिर से 2 से कटा दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको यहां तक छोड़ देना है। सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट द गॉस लॉ। इस तरह से कोई भी गॉस लॉ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से पहला यूनिट हम लोगों का खत्म हो गया। सो पहला यूनिट में जितने लॉन्ग मैंने दिए थे सब खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। और एक स्फीयर के कारण रहता है, शायद एक और क्वेश्चन है कुछ ऐसा, सेल के कारण। तो सेल के कारण उतना ही होगा जितना पॉइंट चार्ज के कारण होता है, कुछ ऐसा ही है। तो नोट्स में देख लीजिएगा। और बाकी पहला यूनिट खत्म हो गया। कल के यूनिट में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, कल के क्लास में सेकंड यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी क्वेश्चन गेस हुए हैं प्लस साइक्लोट्रॉन तक कर दूंगा कल के क्लास में, क्योंकि कल फ्राइडे है, मुझे जल्दी जाना भी रहता है। तो कल के क्लास में साइक्लोट्रॉन तक कर दूंगा, उसके बाद सैटरडे को देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के क्लास में बस इतना ही।